Ludwig Wittgenstein. Ludwig विटगनस्टीन बेसिकली दो भाग में अपने एकेडमिक ज़िंदगी को बिताता है। जीवन बड़ा ट्रबलसम रहता है उनका। एक ऑस्ट्रिया के समृद्ध परिवार में जन्म होने के बावजूद उनके बहुत से भाई सुसाइड कर लेते हैं, परेशान रहते हैं और वो भी शायद अपने पिता की एक डोमिनियरिंग, एक दबदबे वाली पर्सनैलिटी की वजह से थोड़े खजल रहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि लुडविग विटगनस्टीन को हम पढ़ें क्यों भाई? क्या है उसका सीन? बेसिकली लुडविग विटगनस्टीन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते बर्ट्रैंड रसल के चक्कर में आकर के उस आदमी ने फिलॉसफी में अपना कदम रख लिया। अपनी पहली बुक ट्रैक्टिटस कहते हैं वो उसको, फुल मैं भूल रहा हूँ नाम, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि बेसिकली फिलोसफिकल जो इन्वेस्टिगेशन है, फिलोसफी में जो हम सर्च करते हैं वो हमें लैंग्वेज से करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसकी हमारे माइंड में तस्वीर जैसी बनती है। और ये जो उनको ये जो इंट्यूशन आई, ये उनको एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, शायद फ्रांस में कोई एक्सीडेंट हुआ, उस केस को सॉल्व करने के लिए कोर्ट ने जो है कोर्ट में ही एक सीन क्रिएट किया वैसा ही एक्सीडेंट का, ताकि पता लगे गिल्टी किसकी है। तो यहाँ से उनको एक इंट्यूशन आई कि बेसिकली अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मतलब बेसिकली अगर हम आप ह्यूमन कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज बेसिकली एक पिक्चर हमारे माइंड में ड्रॉ करती है, उसके बेसिस से हम चीज़ों को कोगनाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा हमारा लुडविग विटगनस्टीन कहता है अपनी फर्स्ट बुक में। तो वो कहते हैं बेसिकली 3 तरह की स्टेटमेंट्स होगी। एक जो आपके माइंड में एक पिक्चर बना लेगी और लॉजिकली पॉसिबल है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। सेकंड वो है जो कि स्टेटमेंट दी तो जा सकती है, तस्वीर बन भी सकती है, पर वो पॉसिबल नहीं है तस्वीर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिकॉर्न की तस्वीर आपके माइंड में बन जाएगी, पर यूनिकॉर्न जो है होता नहीं असली में, तो वो एक मिथ्या स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, हालांकि आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक ऐसे विषय जिनको आप तर्क से डिफाइन नहीं कर सकते, विशेषकर मेटाफिजिकल इश्यूज या बहुत गहराई के एथिकल इश्यूज जिनको आप लॉजिकली मतलब डिफाइन नहीं कर पाते, तो उसकी हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बियॉन्ड रीच है। ये बता करके उसने अपनी पहली बुक ख़त्म कर दी और ये माना कि अब जो फिलॉसफी में जो डिफाइन करने के लिए था मैंने कर दिया। उसके बाद वो फिर से एक स्पार्टन लाइफ जीते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह दान करके अपने रिश्तेदारों को स्पार्टन लाइफ जी रहे होते हैं। पर वहीं उनको दोबारा से एक मतलब ट्यूशन आता है या एक अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होती है कि भाई नहीं, कुछ गड़बड़ है। और इस दौरान उनकी जो ये लैंग्वेज को, नॉलेज को लैंग्वेज से दिखाना, और मतलब अपने ह्यूमन कम्युनिकेशन को लैंग्वेज से दिखाना, और लैंग्वेज में भी लॉजिक को और पिक्चर बनाना, और कम्युनिकेशन में जब आप बात रखते हैं तो उसकी पिक्चर बनना और लॉजिकली बातों को साबित करना, और जो बातें लॉजिकली साबित नहीं होती उनको छोड़ देना। इससे जो एक नया लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का जो स्कूल था वो बड़ा प्रभावित होता है फिलॉसफी में, और वो कई डिसिप्लिन पे इसकी छाप छोड़ता है। पर अब जब दोबारा विटगनस्टीन वापस आते हैं तो बेसिकली वो एक नया शिफ्ट ले लेते हैं। अब वो ये बोलते हैं कि बेसिकली जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, जब छोटे बच्चों को हम कोई चीज़ सिखाते हैं, अगर छोटे बच्चों को ही देखें, हम कहते हैं बेटा इसको बोलो कार, इसको कार बोलो, तो ये चीज़ जो है उस वर्ड का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, उसका एक यूज वैल्यू होती है वर्ड की। मतलब आपको कारनेस को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इन रियलिटी हम कार के यूज़ बेसिस पर चीज़ों को समझते हैं कि हाँ इस तरह की जो होगी वो कार होगी। उसमें कुछ ब्रॉडली डिफरेंस, कुछ मतलब माइनर डिफरेंसेस रह सकते हैं।
ये कार है। बजाय उसकी स्टीक उसकी गुणों को ढूँढने के बजाय हम इन रियलिटी जो है हम उसकी यूज़ वैल्यू पर चीज़ों को समझते हैं। ऐसा जो है हमारे विटगेन्स्टीन आकर के कहते हैं। तो ये कहना उनका एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी बात बनती है। वो इसलिए बनती है क्योंकि प्राचीन इतिहास मतलब उनसे पहले जितने भी फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन है, अपनी दूसरी बुक इन्वेस्टिगेशन में जो ये बात कहते हैं वो बेसिकली सबसे पहले तो अपने खिलाफ ही रेवोल्यूशन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं लॉजिकली फिलोसफी को समझना आसान है फर्स्ट बुक में, और जो लॉजिकली समझ नहीं आता उसको छोड़ दो। अब सेकंड बात में वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली आप किसी भी चीज़ को जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, जो पिक्चर बनाने की कोशिश करोगे, बेसिकली कोई एक पिक्चर है ही नहीं, पिक्चर धुंधली है और हर आदमी अपने एंगल से उस पिक्चर को, अपने कॉन्टेक्स्ट में उस पिक्चर को देखता है। ऐसा अब विटगेन्स्टीन कहता है। तो बेसिकली वो लैंग्वेज गेम की बात करता है कि लैंग्वेज एक तरह की गेम है, और जब हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को दुनिया में बयां करना चाहते हैं, तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास एक लैंग्वेज का व्हीकल है जो जिसमें हम अपने इमोशंस को ट्रैवल कराते हैं। आपके अपने इमोशन भी बयां करने के लिए जो पब्लिक व्हीकल है लैंग्वेज, उस पर डिपेंड करते हैं, और उसमें भी कॉन्टेक्स्ट है। एक कॉन्टेक्स्ट में कार का एक अलग मीनिंग हो सकता है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कार का मीनिंग अलग हो सकता है। एक में कि ये कार है, इस कार में हमने जाना है, देखिए क्या बढ़िया कार है। एक कि उस बंदे के पास कार है। एक में वो स्टेटस दिखा रही है, एक में वो सिर्फ व्हीकल है। शब्द एक ही है पर कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज गेम है। लोग शब्दों को उनकी यूज वैल्यू से समझते हैं, और उसमें भी बहुत बड़ी सटीक कॉन्सेंसस नहीं बिल्ड हो सकती, और ज़रूरत भी नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। विटगेन्स्टीन ये कहता है ये एक फालतू की सर्च है जो कि प्लेटो जैसे या इस तरह के जो सदियों से जो विद्वान हैं वो करते रहे हैं, उसकी बिल्कुल सटीक डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। पर फिर प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए फिर अगर अगर कोई सटीक डेफिनेशन नहीं है, तो लोग कार को जो है बस भी कह सकते, फर्क क्या पड़ता है, बस भी कह सकते। पर वो बोलता है नहीं, यूज बेस पर ही एक वर्ड की एक कॉन्सेप्ट की कुछ फैमिली टर्म्स होती है जो कि उसके उससे मेल खाती है, उस पर ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ यूज़ की। तो उससे उसको हमें समझना पड़ता है ताकि हम समाज में अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें। तो बेसिकली विटगेन्स्टीन बताने की ये कोशिश कर रहा है कि जो मानव का ज्ञान हमने प्राप्त किया, मानव जो ज्ञान प्राप्त करता है और उसका जो उद्बोधन करता है, उसको कम्युनिकेट करता है, उसके लिए हम भाषा पे निर्भर हैं। और भाषा में जो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट की ये चीज़ है, उसका कोई एज सच फिक्स मीनिंग नहीं हो सकता। आप उसको बिल्कुल सटीक डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अपने हिसाब से, कम्युनिटीज़ अपने हिसाब से चीज़ों को मीनिंग देती है, उनको डिफाइन और रीडिफाइन करती है। तो एज सच कोई फिलोसफिकल क्लैरिटी लेने की और उसको सर्च करने की ज़रूरत हमें नहीं है इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ऐसा विटगेन्स्टीन कहते हैं। अगर ऐसा हम प्रयास करेंगे तो हम बेसिकली लैंग्वेज का जो यूज़ नेचर है और जो हमारे कम्युनिकेशन का जो यूज़ वैल्यू है, उससे खिलवाड़ करते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक अपने ज्ञान को शो करने का एक बहाना है। ऐसी बात हमारे विटगेन्स्टीन आकर के कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है फिर फिलॉसफी पे, पॉलिटिकल चिंतन पे, या जो भी अन्य हमारे स्ट्रीम्स हैं, कि आप सोशल साइंसेज में एज सच कोई सटीकनेस या डिडक्टिव रीजनिंग को बहुत आगे ले जा करके कोई ऐसा एक न्यूट्रल और बिल्कुल निष्पक्ष कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो कंटेक्चुअल है, उनके मीनिंग कंटेक्चुअल है। और इसको समझने के लिए आप जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को उनको पहली बार उन वर्डों से, उन कॉन्सेप्टों से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, आप देख सकते हैं उनकी कॉन्सेप्ट्स और जो लैंग्वेज है वो यूज़ वैल्यू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसके मीनिंग को समझाने में। मीनिंग को हम तभी समझ सकते हैं जब जब दूसरा नया बच्चा उसको यूज़ को समझ गया, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है। ये बात विटगेन्स्टीन कहते हैं। तो बेसिकली ये प्लेटो के टाइम से चली आ रही जो एक प्रयास है,
एक सटीक नॉलेज को प्राप्त करने का, उसको चैलेंज करता है। और मॉडर्न फिलॉसफी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लिंग्विस्टिक्स पे मिला देता है, क्योंकि जो हमारा ज्ञान की जो सोच है उसमें जो हमारी भाषा है वो भी अपने आप में एक वैल्यू लेडन कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी है। उसी से ही हम अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपने ज्ञान को कम्युनिकेट करते हैं। भाषा एज सच न्यूट्रल चीज़ नहीं है, ऐसा विटगनस्टीन कहते हैं। धन्यवाद।